भारत के दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं दोनों देश। जर्मन चांसलर ने भारत की विकास गति को सराहा। भारत और जर्मनी के बीच 5 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। जर्मन चांसलर के साथ संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का फिर किया आह्वान। कहा, कोविड और यूक्रेन संकट का विकासशील देशों पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव। पीएम ने कहा, किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान के लिए तैयार है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, अपनी परंपराओं को संजोते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रण ले चुका है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। अमृतकाल में शिक्षा और कौशल को बताया सबसे महत्वपूर्ण औजार। बजट में युवाओं और उनके भविष्य को दी गई है सबसे ज्यादा अहमियत। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का फिर से चुनाव कराने पर लगाई रोक। भाजपा पार्षदों ने मेयर द्वारा फिर से चुनाव कराने के नोटिस को दी थी चुनौती। भाजपा ने किया फैसले का स्वागत। कहा, नहीं चलने देंगे आम आदमी पार्टी की निरंकुशता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। पश्चिमी चंपारण की एक रैली में कहा, नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का कर दिया बंटाधार। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में की शिरकत। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक का आउटकम दस्तावेज जारी। सदस्य देशों ने आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को तेज किए जाने की बताई जरूरत। संतुलित और समावेशी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग बढ़ाने का किया आह्वान। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 27 फरवरी को होगा मतदान। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। जर्मनी के चांसलर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हरित और टिकाऊ साझेदारी, जलवायु कार्रवाई और एसडीजी, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। अपनी यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत यात्रा के कई मायने हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, हरित और सतत विकास साझेदारी और आर्थिक साझेदारी के निर्माण के साथ ही रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बनाने पर रही। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच लंबे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का जिक्र किया और कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश में उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की गहरी समझ पर आधारित हैं। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष की जर्मनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि तब हरित और टिकाऊ विकास साझेदारी की घोषणा की गई थी। इसके जरिए दोनों देश जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी हमने साथ काम करने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। पीएम मोदी ने जर्मनी को यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पीएम ने कोविड और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का भी जिक्र किया। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। भारत की G20 की अध्यक्षता में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने पीएम मोदी के साथ समान विचारों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत की G20 की अध्यक्षता का जिक्र किया और कहा कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का लाभ जर्मनी उठाना चाहता है। हमें प्रतिभा चाहिए, हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। आईटी और सॉफ्टवेयर का विकास भारत में फल फूल रहा है और कई सक्षम कंपनियां यहां भारत में हैं। भारत में इतनी प्रतिभा है और हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। हम जर्मनी में प्रतिभा को और आकर्षित करना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से बातचीत की। दोनों नेताओं ने पिछले साल मई के महीने में आयोजित छठे आईजीसी के प्रमुख परिणामों की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शीर्ष औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल वार्ता में भी हिस्सा लिया। During this B2B engagement, a couple of important business arrangements were also signed on the sidelines. India-Germany relations rest on a very strong pillar of trade and investment linkages. And during the discussions, both Chancellor Scholz and Prime Minister Modi emphasized and underlined the complementary nature of our bilateral relationship and appreciated that there is the ecosystem, the bandwidth, and the entire range of our trade and investment partnership is huge, growing, and something which the two systems need to prioritize in coming years. इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। जर्मन चांसलर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट भी गए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमृतपाल की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत के दौरे पर हैं। ओलाफ शोल्ज ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात पर राष्ट्रपति ने कहा कि जीवंत और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में भारत और जर्मनी नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्नाटक के सांस्कृतिक उत्सव
बरिसु कन्नड़ दिम दिमुआ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान हो, भारत की परंपराएं हों या भारत की प्रेरणाएं हों, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। दिल्ली में कर्नाटक की संस्कृति के उत्सव बरिसु कन्नड़ दिमदिम्बा का पीएम मोदी ने नगाड़ा बजाकर उद्घाटन किया। दक्षिण भारत के एक हिस्से की कला संस्कृति और परंपराओं के अनूठे संगम वाले इस उत्सव में लोक कला का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के बिना भारत को परिभाषित करना मुश्किल है। भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। बरिसु कन्नड़ दिमदिम्बा के उद्घाटन के दौरान राज्य की अलग अलग नृत्य कलाओं को पेश किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वराह रूपम और सिंघा नृत्य शामिल रहा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा गीत पर कलाकारों की प्रस्तुति देखते ही बनी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिमदिम्बा का आयोजन किया जा रहा है। कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है। उसकी प्रेरणा उन्हें कर्नाटका की धरती से ही मिलती है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की रचना नाड़ा गीते हम अभी सभी ने सुना और पूज्य स्वामी जी ने भी उसकी व्याख्या की। कितने अद्भुत बोल है। जय भारत जननी या तनु जाते, जय है कर्नाटका माते। कितनी आत्मीयता से उन्होंने कर्नाटका माते की स्तुति की है। इसी में उन्होंने कहा है कि वो भारत माता की तनु जाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस महोत्सव में नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के जरिए कर्नाटक की संस्कृति और विरासत को समझने का अवसर लोगों को मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति का सदुपयोग, कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा था। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों से हमारा शिक्षा क्षेत्र कठोरता का शिकार रहा है और अब सरकार ने इसे बदलने का प्रयास किया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से
रीओरिएंट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 6 राज्यों के राज्यपालों से अपने आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बुलावे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक उनके आवास पर पहुंचे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए नवनिर्वाचित महापौर शैली ओबेरॉय के नोटिस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिटर्निंग ऑफिसर या मेयर 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव करा रहे हैं, जो कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियम 1997 के विनियम 51 का उल्लंघन है। बीजेपी के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी, एमसीडी और मेयर को नोटिस भी जारी किया है। वहीं भाजपा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने फैसले को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। आम आदमी पार्टी जिस निरंकुशता से शासन चलाने की आदी है, दिल्ली नगर निगम में हमारे साथी पार्षद एक अंकुश का काम करेंगे और उनकी इस बदमाशी को स्वीकार नहीं करेंगे और ये छटपटाहट उनके चेहरे पे दिखाई भी देती है। इसलिए ये निर्णय बड़ा अच्छा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी जब पूरी सुनवाई हो जाएगी, सत्य की जीत होगी और यकीनन स्थायी समिति के चुनाव में जो परिणाम टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा दिया गया है वही मान्य होगा, ऐसा हमारा मानना है। और वहीं दिल्ली भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि अदालत में आम आदमी पार्टी के वकीलों के पास सवालों का जवाब नहीं था। उनके वकीलों से बार बार पूछा गया, आप ये बताएं कि महापौर चुनाव करवा सकती हैं, इसका कोई प्रोविजन है? उसका जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है और उनसे कहा है कि आपके पास जो भी कागज़ें लेकर आइए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें सत्य की जीत आज भी हुई है, आगे भी होगी। और आइए अब बात करते हैं G20 बैठकों की। बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के बाद चेयर समरी और परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि G20 फाइनेंस ट्रैक बैठक में भारत सही मायने में वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनकर उभरा है। भारत ने सभी प्रमुख प्राथमिकताओं के लिए मजबूत समर्थन देने पर सभी G20 वित्त ट्रैक नेताओं को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कम और मध्यम आय वाले और जोखिम वाले कर्जदार देशों के लिए राहत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। G20 सदस्य देशों ने इसको लेकर एक साझा पक्ष पर सहमति जताई है। The vulnerable countries are looking up to the G20 to find some solution, some kind of arrive at a position whereby their debt stress can be relieved. And many of them have been waiting for a very long time. So if we could arrive
after so much of negotiation, at a common position for a language on dealing with debt. I think the G20 is now standing up to meet the challenges of debt stress which many countries are facing. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिबद्धता जताने वाले देशों का आभार जताया। UK and USA, I'm grateful again for being very supportive on the global coordination framework, particularly on the crypto. China and Saudi Arabia again for coming forward on climate finance mobilization. They have been very, very proactive and came forward. Japan and United Kingdom, on all priorities of the Indian presidency, they've been completely supportive. So I'm indeed very grateful to them. And the G20 Troika, similarly, have been completely supportive of India's position and priorities, all India's priorities. शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में देश दुनिया के साहित्यकार, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमियों का साहित्य महाकुंभ शुरू हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ITPO के सहयोग से आयोजित इस पुस्तक मेले में 30 से ज़्यादा देश और 1000 से ज़्यादा प्रकाशक अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रकाशकों को कितना इस मेले का इंतज़ार था, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला आरंभ हो चुका है। कितना इंतजार रहता है प्रकाशकों को इस मेले का, बात करते हैं। नवीन जोशी जी हैं। सर, कितना इंतजार था आप लोगों को पुस्तक मेले का? देखिए, 2021 और 2022 में कोविड की वजह से विश्व पुस्तक मेला नहीं हो पाया, तो हम लोग बहुत उदास थे, क्योंकि पुस्तक मेला हमारे लिए एक त्यौहार जैसा होता है। जैसे हमारे लिए दिवाली, होली इम्पोर्टेंट है, प्रकाशकों के लिए पुस्तक मेला भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। तो 2 साल तो हम लोग बहुत उदास रहे और इस बार हमें बहुत अच्छी उम्मीद है। हम तो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी ये पोस्टपोन हो गया था, ये पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब की बार तो हम बहुत ज़्यादा इसको इतना डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब शुरू होगा ये मेला। प्रकाशकों के लिए किस तरह का मंच मानते हैं ये पुस्तक मेले? मेरे हिसाब से तो ये मतलब यही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम सब तरह की बुक्स और पूरे वर्ल्ड की बुक्स को हम देख सकते हैं, और हर सब्जेक्ट की बुक्स को हम एक ही स्टेशन पर हम उसको देख सकते हैं। पुस्तक मेले में काफ़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकें भी देखी जा सकती हैं। हमारे साथ राजीव जैन जी हैं। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पीछे हमारे देश की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। हमारे जो महापुरुष जिन्होंने इस भारत धरा पर जन्म लिया है, और विशेष तौर पर जो जैनत्व के सनातन संस्कार हैं और प्रभु महावीर की वाणी है, जो हमें अपने जीवन को उत्कृष्टता से जीने की कला सिखाती है, तो उनके सिद्धांतों की जो बातें हैं वो आमतौर पर जैन समाज तक ही सीमित हैं। जैनत्व के सिद्धांत हैं और जो जीवन जीने की कला है, जो तीर्थंकरों की वाणी है, उनको हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें, तो स्थानकवासी जैन साहित्य की ये प्रदर्शनी है। और यहाँ पर अपने जीवन को हम कैसे ऊंचा बनाएं, और विशेष तौर पर ये तीर्थंकर महावीर एक पुस्तक का इस यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। और इस पुस्तक में प्रभु महावीर का पूरा जीवन वर्णन है संक्षिप्त में। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं, और यही सच्ची दोस्त इन दिनों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आपका इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बिहार में महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार नाकाम हो रही नीतीश सरकार भाजपा के निशाने पर है। बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने JDU और RJD दोनों को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे। पश्चिमी चंपारण में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार का दौर वापस लौट आया है। उन्होंने कहा PFI जैसे संगठन बिहार में अपनी पैठ बना रहे थे तो नीतीश कुमार आंख बंद किए हुए थे। अमित शाह ने कहा कि नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना,
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज का जो दौर वापस लौट आया है, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता 2024 में भाजपा की सरकार बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिमी चंपारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लौरिया नंदगढ़ का दौरा किया और भाजपा कोर कमेटी की बैठक की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में भी शिरकत की। सहजानंद सरस्वती और सुभाष बाबू दोनों अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे, एक ही विचारधारा से जुड़े हुए। आदि शंकर के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी होने के बावजूद आजादी के आंदोलन में उन्होंने मुखर कर हिस्सा लिया। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था, तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार नाकाम हो रही नीतीश सरकार भाजपा के निशाने पर है। अमित शाह का दौरा भाजपा के वार को नई धार देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं हूं अशोक, कोई फैक्ट चेक करना चाहता है